वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मिसलेनियस पापा पीडीएफ को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो आप ये टॉपिक देख रहे हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि ना सिर्फ आपका जो पीसीएस का एग्जाम है यहाँ पर आपको 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे, बल्कि जो आप आरओ का एग्जाम देंगे या फिर बीईओ का देंगे या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी आप एग्जाम देंगे, उन सभी एग्जाम्स में ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीसीएस की तो मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूं 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। इसके अलावा ये 14th वाला टॉपिक है, इसमें नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस रिपोर्ट की बात करें, ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अभी जो इस समय चल रहा है वो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये जो आपका 2019 से 21 तक है, इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स में हमने कवर अप किया है आपका भारत और विश्व में नगरीकरण है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके इंक्लूड कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक को फिनिश नहीं कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि अगर आप किसी एक टॉपिक पर जाएंगे दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा डेटा एक ही चीज़ से रिलेटेड कंज्यूम करेंगे और मुझे नहीं लगता ये ह्यूमनली पॉसिबल होता है कि एक वीडियो के अंदर इतना सारा डेटा आप कंज्यूम कर पाएँ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक से देखते रहें और इसकी तरह से जो है आपके जो जितने भी टॉपिक हैं, 14 हैं, ये 14 के 14 टॉपिक्स धीरे धीरे करके आपके कवर अप हो जाएं। आपको जो एग्जाम होगा उससे बहुत पहले ही ये सब कुछ हम कवर अप कर लेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो में जितने पॉइंट आपको मैं बताता चलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबको आप नोट डाउन करते चलिएगा। और सबसे बेटर तो ये रहेगा कि अगर आप थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अभी आपका जो 14 मई का पेपर है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो इनिशिएटिव है उसको तुरंत आप ज्वाइन करिए। उससे आपको क्या होगा, ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और इन पीडीएफ के माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स जो है रिवाइज कर पाएंगे इन सारी चीज़ों को। आपको करना सिर्फ इतना सा है, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 7523864455 या फिर 8564880530 या फिर 9696066089 या फिर अगर आप ज्ञान सर से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तब आप 7838692618 इन नंबर्स पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप जो पीसीएस के हमारे इनिशिएटिव है उसमें तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आपको मैटर यहाँ पर मिल रहा है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इतना कंपाइल्ड और इतना समग्र रूप से। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, जो पिछला वीडियो है उसमें हमने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे हुआ था आपका 5 वाला, जिसमें 2019 से 21 तक का है, तो इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें हमने कुल जनसंख्या का जो लिंगानुपात था इसको देखा था, वयस्क वाला देखा था, शिशु और बाल मृत्यु दर से रिलेटेड और बच्चे और वयस्कों में एनीमिया से रिलेटेड डेटा हम कवर अप कर चुके हैं। आज के इस वाले वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम राज्यवार जो है कुल जन्म दर और लिंग अनुपात को देखेंगे। जितना मैं आपको बताता रहा हूँ उन सारे पॉइंट्स को आप कहीं नोट डाउन करते रहिएगा। इससे होगा ये कि धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी कवर अप होती जाएंगी। तो सबसे पहली बात करें अगर हम संपूर्ण भारत की, ठीक है, यानी कि होल इंडिया की, तब आपका ये NFHS 5 के अकॉर्डिंग जो कुल जन्म दर रही वो कितनी रही आपकी 2.0। ठीक है, 2019 से 21 तक का ये पूरा डेटा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि पिछले 5 वर्षों में पैदा हुए जो बच्चे थे, इनके लिए जन्म के समय जो लिंगानुपात रहा था वो कितना था, तो वो था आपका 929। ये डेटा एज इट इज़ याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें किसकी, बिहार की। जब आप बिहार की बात करेंगे तब अगर आप कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइक बिहार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं, उत्तराखंड का दे रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश का दे रहे हैं, बेसिकली हम इन सब की ही बात करेंगे। और सिक्किम इसलिए बात करेंगे क्योंकि राज्यों में सबसे कम जन्म दर यहीं पर है। ठीक है, तो बिहार में अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर नहीं भी कर रहे तब भी आपको बिहार का याद रखना पड़ेगा, क्योंकि राज्यों में सबसे ज़्यादा जन्म दर किस में है, बिहार में है, 3.0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बिहार की ही बात करें और बात करें कि भाई कितना लिंग अनुपात रहा, तो लिंग अनुपात कितना रहा आपका 908। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में आपसे मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको कोर डेटा पूछा जाएगा कितना है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक किस राज्य में है, तो आपको बिहार याद रखना है लिंग अनुपात। ठीक है, या फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या बिहार में जो लिंग अनुपात है वो राष्ट्रीय लिंग अनुपात से ज़्यादा है या कम है, तो आपको याद रखना है कि कम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये मध्य प्रदेश का डेटा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एमपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की।
2.0। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जितना होल इंडिया का है, संपूर्ण भारत का है, उतना ही मध्य प्रदेश का है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये कितना है, 2.4 है। यूपी का तो आपको याद रखना ही है क्योंकि यूपी पीसीएस की आप बेसिकली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है याद रखने की। अगर आप मध्य प्रदेश स्पेसिफिक किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप याद रखिएगा 956। मतलब जो राष्ट्रीय पूरा संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो उसमें जो लिंग अनुपात है उससे कहीं ज़्यादा है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में कितना है आपका, 941, यानी कि पूरे भारत से कहीं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि पूरे भारत का कितना है, 929, ठीक है। आगे हम देखें किसके, उत्तराखंड को। अगर आप उत्तराखंड स्पेसिफिक किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब इसको याद रखिए 1.9 है, यानी कि जो होल इंडिया का आपका 2.0 है उससे कम है ये, जबकि उत्तर प्रदेश में 2.4 है, कहीं ज़्यादा है। चलिए अब यहाँ पर उत्तराखंड में देखें आगे, तो उत्तराखंड में जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 984, यानी कि 984, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक तभी याद रखिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की। इसके बाद सिक्किम की बात करें, इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राज्यों में सबसे कम है 1.1 और जो संपूर्ण भारत का 2.0 है उससे तो बहुत ज़्यादा कम है। तो सिक्किम का आपको यहाँ पर याद रखना है। सिक्किम पर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। का लिंग अनुपात भी याद रखिएगा 969, यानी कि 969, ठीक है, 969। चलिए इसके बाद आगे हम बात करें तो ये आपका त्रिपुरा और गोवा, मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है इतना ज़्यादा डिटेलिंग करने की, बट इसको आप स्किप कर सकते हैं, एक बार आपने देख लिया इतना भर काफ़ी है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे अधिक है वो आपका दादर नगर हवेली और दमन और दीव में है 1.8, लेकिन ये भी संपूर्ण भारत के अनुपात में कम है, ठीक है। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये सबसे कम है, कितना है आपका 817, यानी कि 817। अच्छा, यहाँ पर त्रिपुरा और गोवा के बारे में आप ये ज़रूर याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा और गोवा में जो लिंग अनुपात है वो राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, त्रिपुरा में है 1028। वहीं अगर राज्यों में सबसे कम की बात करें तो वो आपका गोवा में है 838। ये डेटा ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, कि राज्यवार अगर हम बात करें जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 के अकॉर्डिंग, तो उसमें राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका त्रिपुरा में लिंग अनुपात, और राज्यों में जो सबसे कम है वो कहाँ पर है, गोवा में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम कहाँ पर है, दमन और दीव, जो अभी हमने देखा दादर नगर हवेली 817। सो अभी जैसे हमने देखा है कि दादर नागर हवेली में सबसे ज़्यादा है 1.8। वहीं अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें और लद्दाख की बात करें तब यहाँ पर 1.3 है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है जन्म दर, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद लद्दाख की बात करें एग्जैक्टली तो 1.3 अभी हमने बात करी ली। अब लद्दाख में यहाँ पर ये चीज़ और याद रखिएगा कि लद्दाख में जो लिंग अनुपात है वो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है, यानी कि हर 1000 पुरुष पे 1125 जो फीमेल हैं उनका बर्थ होता है। ये यहाँ का लिंग अनुपात है, ये ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, जैसे कि पिछले स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम बात करें उसके सर्वेक्षण के बाद भारत की जो जन्म दर है वो 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है, मतलब पहले से गिरावट आई है, जो जनसंख्या नियंत्रण उपायों में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देती है। यानी कि जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के जो मेजर्स अपनाए गए थे उसी का नतीजा है कि पहले की जो जन्म दर थी 2.2 उससे डिक्रीमेंट होकर घटकर कितनी हो गई है, 2.0 हो गई है। दूसरा पॉइंट क्या है कि 2005-2006 के NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में लिंगानुपात 1000 था, महिलाओं और पुरुषों की संख्या जो थी वो बराबर थी।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो अधिक वजन वाले हैं उनकी हिस्सेदारी 2.1% से बढ़कर कितनी हो गई है, 3.4% हो गई है। अगला पॉइंट है कि भारत में केवल 5 राज्य हैं जो प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है, मतलब 2.1 से ऊपर है, जिसमें आपका बिहार है। बिहार के अलावा नेक्स्ट है आपका मेघालय, फिर उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड और मणिपुर। ये आपको स्टेट एज इट इज़ यहाँ पर याद रखने हैं कि ये 5 ऐसे स्टेट हैं जो कि प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है, यानी कि 2.1 से ऊपर है। बिहार है, मेघालय है, यूपी है, झारखंड है और मणिपुर है। समग्र गर्भ निरोधक, इस वाले पॉइंट को देखिए, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, चाहे तो कहीं नोट डाउन करते रहिएगा। समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर देश में 54% से बढ़कर कितनी हो गई है, 67% हो गई है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 87% जन्म संस्थानों में होता है, और अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो उसमें 94% जो है हॉस्पिटल्स में ही डिलीवरी होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में संस्थागत जन्म में अधिकतम 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा। संस्थागत जन्म दर का मतलब क्या है? जन्म का मतलब ये है कि भैया हॉस्पिटल में या किसी नर्सिंग होम में डिलीवरी हो रही है, घर पर डिलीवरी नहीं हो रही है। इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है 27% की वृद्धि हुई है। पिछले 4 वर्षों में भारत में जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग यानी कि जो बौनापन होता है उसका स्तर 38 से 36% तक मामूली रूप से कम हुआ है। 2019 से 21 में शहरी क्षेत्रों में 30% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 37% के बच्चों में स्टंटिंग जो है वो अधिक है। स्टंटिंग में जो भिन्नता है वो पुदुचेरी में सबसे कम है, ये वाली पॉइंट यहाँ पर याद रखना है आपको। स्टंटिंग में जो भिन्नता है ये पुदुचेरी में सबसे कम है 20% और मेघालय में ये सबसे ज़्यादा है 47%। यहाँ से यहाँ तक इस वाले पॉइंट को कहीं नोट डाउन करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, इसके साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में अधिकांश राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इसमें अधिक वजन या मोटापे की जो व्यापकता है इसमें वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह महिलाओं में 21% से बढ़कर कितनी हो गई, 24%, और पुरुषों में जब हम बात करें ओबिसिटी की तो ये आपका 19% से बढ़कर कितनी हो गई है, 23% हो गई है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता होने का जो प्रचलन है वो पिछले 4 वर्षों में 53 से बढ़कर 79% यानी कि 79% हो गया है। जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है इसके बीच स्वच्छ खाना, पकाने के ईंधन जो 44% से लेकर 59% और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं जो 49% से 70% का उपयोग जो है, जिसमें साबुन और पानी से हाथ धोने की सुविधा और ये सब शामिल है, इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। सो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस वाले पॉइंट को यहाँ पर याद रखें, पढ़ लिया है इतना पर सफिशिएंट है। इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की बात करें तो 62% की तुलना में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 12 से 23 महीने की उम्र के 3/4 यानी कि 77% से अधिक बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है। ये टीकाकरण वाला पॉइंट याद रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बच्चों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज नागालैंड में 57% है, और अगर हम बात करें 57% लेके DNH और DD में 95% तक है। वहीं उड़ीसा में अगर हम बात करें 91%, तमिलनाडु में 89% और वेस्ट बंगाल में 88% ने भी अपेक्षाकृत अधिक टीकाकरण कवरेज दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस वाले डेटा को पढ़ना पर सफिशिएंट है, मुझे नहीं लगता ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, बट एक बार आपने देख लिया। इसके बाद अगला ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें बात करी गई है कि जो आपका ये IMR है ये असम राज्य का घटा है, इसको यहाँ पर याद रखिएगा। पहले 48 था, अब ये घटकर कितना हो गया है, 32 हो गया है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, सबसे अधिक जो IMR है यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद NFHS 5 के अनुसार सबसे अधिक IMR जो है वो कहाँ का है, आपका बिहार का। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अभी नोट डाउन करिए। सबसे ज़्यादा बिहार का है जो आपका IMR है यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, इसके जो नए आयाम हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या कौन कौन सी बातें हैं। पहला है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सामान्य रूप से भारतीय आबादी और विशेष रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए आयुष्मान भारत पोषण अभियान जैसे कई जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं इनका शुभारंभ किया है। ये कुछ याद नहीं रखना है, जो याद रखना होगा मैं आपको बताता चलूँगा। पिछले संस्करणों के विपरीत नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 शहरी क्षेत्रों के लिए नमूना फ्रेम के रूप में NSO MOSPE के शहरी फ्रेम सर्वेक्षण को अपनाएगा। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट भी यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पूरा आप स्किप कर दें, ज़्यादा बेटर है। इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्ष 1992 से ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी प्रकाशन को हर वर्ष जो है प्रकाशित कर रहा है। इस वाली चीज़ को याद रखिएगा कि जो आपका ये ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी है ये कौन से वर्ष से इसको प्रकाशित किया जा रहा है, 1992 से। कौन कर रहा है? आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, और हर वर्ष इसको प्रकाशित किया जाता है, यानी कि आपका एनुअली है ये इसका प्रकाशन। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अभी देखिए ये वाला जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जितने भी आंकड़े थे इनको हमने कवर अप कर लिया है लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में मिला के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें हम बात करेंगे 20वीं पशुधन रिपोर्ट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर है, तो बने रहिएगा। और अगर चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस वाले चैनल से। तुरंत इसको ज्वाइन करिए। रीज़न बीइंग मैं आपको एक जगह सारी चीज़ें नहीं परोस के दे रहा हूँ, दैट मीन आप इतना नहीं दे रहा हूँ कि आप कंज्यूम ही ना कर पाएँ। इतना पढ़िए जो आप कंज्यूम कर पाएँ, डेली बेसिस पे आप उसको याद कर पाएँ। जो हमारा करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें हम 2000 क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं, उसको ज़रूर फॉलो करिए। वहाँ से आप अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। इसके अलावा एक हमारा सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम यूपी के करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर के। उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिए। और ये जो आपका डेटा यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप ज़रूर देखिए। आप यकीन मानिए इस वाले PDF से आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। यूपी स्पेशल से आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो मेंस में आपको फ़ायदा होगा वो अतुलनीय है, उसको आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। मेंस में तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है उसमें आपको कम से कम आपका जो यूपी PCS का एग्जाम है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि अगर आप मेरे थ्रू ये सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं तो आप मिनिमम मान के चलिए आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन से लेके और मतलब ये समझिए आप अगर मैक्सिमम हम बात करें तो तकरीबन 50 क्वेश्चन के आसपास जो है आप यहीं से कवर अप कर पाएंगे जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक हमारे साथी हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिखी है कि सर जो आप करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वहाँ पर 4 ऑप्शंस जो दिए होते हैं चारों को आप रीड ना करें, सिर्फ आप जो है आंसर्स बताएं। देखिए 4 ऑप्शंस रीड करने का मेन पर्पज़ सिर्फ इतना सा होता है कि जब आप एग्जामिनेशन में देखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप वो बाकी जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनको आप देखोगे ही नहीं, उनको आप देखोगे ज़रूर। और जब देखोगे तो आप कंफ्यूज भी होगे उसमें, ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करा है तो यहाँ पर जब मैं आपको 4 ऑप्शंस बोलता हूँ तो उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो 3 ऑप्शंस हैं वो क्या आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या आप सही उत्तर पर एक बार में पहुंच पा रहे हो। अगर आप सही आंसर पे एक बार में पहुंच पा रहे हो दैट मीन्स कि आपका करंट अफेयर अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं उन 3 ऑप्शंस को रीड ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और एग्जैक्टली आंसर बताता चलूंगा तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होना चाहिए वो क्रिएट नहीं होगा। तो जो हमारा पूरा पर्पस है कि हम आपको करंट अफेयर इस तरीके से पढ़ाएं कि चीज़ें आपको यहाँ पर याद होती चले, वो पर्पस फेल हो जाएगा। इसकी वजह से जो बाकी 3 जो ऑप्शंस होते हैं उनको रीड करना ज़रूरी होता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए फिर इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग साथ में बने रहे, आप लोगों का प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए चैनल को। थैंक यू सो मच।